आप सभी का अग्रवाल स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास में यूरोप का राष्ट्रवाद, और यूरोप के राष्ट्रवाद से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये चैप्टर 1 है और आने वाले एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक साबित हो सकता है। तो 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दे। तो चलिए, पहला चैप्टर है हमारा 10वीं कक्षा का, विषय है इतिहास और अध्याय है प्रथम, और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस मेरा क्या है, उससे पहले कोटेशन पढ़ लेते हैं। जहां जिद है वही जीत है। जैसे आप में अगर जिद रहेगी तो आप आने वाले एग्जाम में जरूर बेस्ट से बेस्ट करेंगे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन है कि जलवेरिन कैसी संस्था थी। इसको जलवेरिन या जलवेराइन भी कहते हैं। तो जलवेरिन एक व्यापारिक संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारिक संस्था थी। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जलवेरिन एक व्यापारिक संस्था थी तो ये कहाँ थी। तो जलवेरिन ये व्यापारिक संस्था थी प्रासा में। कहाँ थी? प्रासा में। और वर्तमान में इसी प्रासा को कहा जाता है जर्मनी। क्या कहा जाता है? जर्मनी। और जलवेरिन की स्थापना हुई थी 1834 ईस्वी में। तो 3 प्रश्न। जलवेरिन एक व्यापारिक संस्था थी और ये कहां पर इसका स्थापना किया गया था? तो प्रासा में किया गया था। वर्तमान में प्रासा को जर्मनी कहते हैं। और इसका कब स्थापना किया गया था? तो 1834 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो है, ऑप्शन ए है लाल सेना, ऑप्शन बी है कार्बोनरी, ऑप्शन सी है फिलिक हेटारिया, ऑप्शन डी है डाइट। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, नरी से था। तो अब जान लेते हैं कि कार्बोनरी की स्थापना कब हुई। तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था और ये किया गया था मेजनी के द्वारा। और कार्बोनरी की स्थापना मेजनी के द्वारा 1810 में हुआ था। तो मेजनी का संबंध किससे है? तो इटली का एकीकरण से। किससे? इटली का एकीकरण से। और इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजनी मुख्य योगदान निभाता है। और इटली का एकीकरण 1871 में होता है। इसके अलावा इटली के एकीकरण से और प्रश्न पूछ दे तो ये बताना सही होगा कि इटली के एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था। तो इटली का एकीकरण सेडोवा का युद्ध के बाद हुआ था। किस युद्ध के बाद? सेडोवा का युद्ध के बाद हुआ था। और सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। तो यहां से दूसरे प्रश्न में 3 क्वेश्चन देखे। मेजनी का संबंध किस संगठन से? कार्बोनरी से। मेजनी का योगदान कहां था? तो इटली के एकीकरण से। कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1810 ईस्वी में स्थापना हुआ था। इटली का एकीकरण किस युद्ध के बाद? तो सेडोवा के युद्ध के बाद। कब? 1866 ईस्वी में। क्या है? गैरीबाल्डी पेशे क्या था। तो गैरीबाल्डी, ये क्वेश्चन जब से बिहार बोर्ड की स्थापना हुई है, समझ लीजिए, तब से गैरीबाल्डी वाला क्वेश्चन पूछा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से सिपाही था कि किसान था कि जमींदार था कि नाविक था। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक। आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को देख देख के देते रहिए। इससे टीचर का भी हौसला बढ़ और आप लोगों का भी हौसला रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ये फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी ये हुआ था जर्मनी के एकीकरण के लिए। किसके एकीकरण के लिए? जर्मनी के एकीकरण के लिए। और जर्मनी के एकीकरण आपका हुआ था इसका भी 1871 में। पूछेगा इटली का एकीकरण 1871, जर्मनी का एकीकरण 1871। लेकिन फ्रैंकफर्ट की संधि किसके लिए हुआ था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए। अब इस बात को याद रखने के लिए थोड़े यहाँ ध्यान दीजिए। फ्रैंकफर्ट में ऊपर र है तो देखिए यहाँ जर्मनी में ऊपर र है। तो ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब। तो फ्रैंकफर्ट में ट के ऊपर र, तो यहाँ जर्मनी में ऊपर र। और ये हुआ था 1871 में, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी
प्रश्न देखते हैं, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ? तो अभी हम बताए थे कि कार्बोनरी संगठन का स्थापना मेजनी ने किया था और ये कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 में मेजनी के द्वारा किया गया था। और मेजनी का योगदान कहाँ था? तो इटली के एकीकरण में। देखते हैं, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो एड्रियानोपोल की संधि पूछ दिया है, तो ये रूस के साथ, किसके? तुर्की और रूस के साथ ये हुआ था एड्रियानोपोल की संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर पूछ दे कि एड्रियानोपोल की जो संधि हुआ है ये किसके साथ हुआ है? तो ये तुर्की है, और इसमें तुर्की एक लड़ाका देश था और रूस एक विकसित देश था। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रासा का शासक कौन था? तो प्रासा का शासक ऑप्शन के अनुसार चुनेंगे, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट दे दिया है तो ये तो फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। नेपोलियन तृतीय ये भी फ्रांस का था। विक्टर इमैनुअल था तो ये इटली में जगह था, इटली में जगह था सार्डिनिया पीडमोंट। कहाँ था? सार्डिनिया, सार्डिनिया पीडमोंट। क्या था? सार्डिनिया पीडमोंट, पीडमाउंट, इटली में जगह था सार्डिनिया पीडमाउंट। यहाँ के शासक था विक्टर इमैनुअल। नेपोलियन तृतीय फ्रांस का, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का, लेकिन विलियम प्रथम जो था वो राजा हुआ हमारा प्रासा का। तो पूछे कि विलियम प्रथम कहाँ का राजा? तो प्रासा का। वर्तमान में प्रासा को क्या कहते हैं? तो जर्मनी। बार बार बोल रहे हैं, एक ही प्रश्न को आप लोग याद करिए लोग और पढ़िए लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच जो युद्ध हुआ था, तो यहाँ प्रासा मतलब पहले निकाल लेंगे क्या? जर्मनी। अब ये जर्मनी है तो ये जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है, तो ये युद्ध हुआ था सेडान। कहाँ हुआ था? सेडान में। तो पता होना चाहिए कि सेडान के युद्ध से, सेडान के युद्ध से किसका एकीकरण हुआ? तो हमारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। सेडान के युद्ध से किसका? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 1871। सेडान का युद्ध कब? 1870। 1870 में सेडान का युद्ध होता है और उसके एक साल बाद जर्मनी का एकीकरण होता है। अब देखिए यहाँ सेडोवा है, तो सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में। और इस सेडोवा का युद्ध से हुआ था इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। तो दो प्रश्न यहां से निकला, सेडान के युद्ध से जर्मनी का एकीकरण, सेडोवा का युद्ध से इटली का एकीकरण। अब फ्रैंकफर्ट की संधि अभी कुछ देर पहले बताए हैं, तो किसका? जर्मनी के एकीकरण के लिए हुआ था और यह भी 1871 में ही हुआ था। तो यहां से तीन प्रश्न क्या क्या निकला? जिस साल जर्मनी का एकीकरण हुआ उसी साल फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, और फ्रैंकफर्ट में र आ रहा है तो जर्मनी में ऊपर र आ रहा है। सेडान का युद्ध से जर्मनी का एकीकरण, सेडोवा का युद्ध से इटली का एकीकरण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? सार्डिनिया पीडमोंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पीडमोंट का शासक कुछ देर पहले ही बताए हैं कि सार्डिनिया पीडमोंट का शासक था विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पीडमोंट का शासक था। तो याद करिए कि सार्डिनिया पीडमोंट कहाँ पड़ता है? तो सार्डिनिया पीडमोंट इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। और इटली के एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो सार्डिनिया पीडमोंट के लीडरशिप में इटली का एकीकरण हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। और इटली के एकीकरण से पहले युद्ध कब हुआ था? 1866 में सेडोवा का युद्ध। हर एक प्रश्न को दो दो बार बता रहे हैं, आपका एग्जाम अच्छा जाना चाहिए और याद करिए लो। सार्डिनिया पीडमोंट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। और इसी का प्रधानमंत्री था कौन? काउंट काउर। पूछेगा कि विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री कौन था? तो काउंट काउर। विक्टर इमैनुअल का पीएम काउंट काउर। और सार्डिनिया पीडमोंट कहाँ था? इटली में। किसके लीडरशिप में इटली का एकीकरण हुआ? तो सार्डिनिया पीडमोंट का। और इटली का एकीकरण किस युद्ध के बाद? तो सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फिर प्रासा पूछ दिया तो वही बात है, जर्मनी। तो जर्मनी के लिए कौन सा युद्ध होता है? सेडान का युद्ध। और सेडान का युद्ध कब? 1870 में। और इसी के बाद 1871 में जर्मनी का
एकीकरण। अब प्रासा को हम लोग क्या कहते हैं वर्तमान में जर्मनी, तो जर्मनी का एकीकरण कब 1871 में। और वही सेडवा बता दिए इटली का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि से जर्मनी का एकीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? यह सबसे अच्छा प्रश्न अभी तक के एग्जाम के लिए। 1789, 1791, 1801, 1804। तो नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था 1804 में लागू हुआ था। यहां से एक और प्रश्न पूछ देगा कि 1804 में नेपोलियन संहिता तो लागू हुआ, इस संहिता का मतलब क्या होता है? तो संहिता का मतलब होता है कानून, यानी नेपोलियन का कानून कब आया? 1804 में। नेपोलियन राजा कब बनता है? तो नेपोलियन राजा बनता है आपका इसी वक्त। नेपोलियन राजा बनता है कब? 1804 में ही। तो तीन प्रश्न, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन का कानून कब आया? 1804 में। नेपोलियन राजा कब बना? तो 1804 में। और जो नेपोलियन का संहिता है वही नेपोलियन का कानून है। अब देखिए अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? पहला हो गया ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करते चलेंगे। वियना कांग्रेस हुआ कब था? वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। और वियना कांग्रेस जैसे ही 1815 में होता है तो इसका ट्रिक है, ट्रिक याद करिए क्या है? आ रूपवा, रूपवा नाम की लड़की है, रूपा नाम की लड़की है, उसको बुलाया जा रहा है। आ रूपवा, आ से होता है ऑस्ट्रिया। क्या होता है? आ से होता है ऑस्ट्रिया। रू से होता है क्या? रूस होता है। रू से रूस। प से क्या हो जाएगा? फ्रांसा, जिसे कहते हैं जर्मनी, जर्मनी हो जाएगा। और इधर देखिए वा से होता है हमारा ब्रिटेन। क्या है? व से ब्रिटेन होता है। तो पूछे वियना कांग्रेस में कौन कौन शामिल था? तो वियना कांग्रेस का पहला ट्रिक है आ रूपवा, आ से ऑस्ट्रिया, रू से रूस, प से फ्रांसा और व से ब्रिटेन। तो ये अब इसमें चुन लीजिए। अब देखिए रूस है तो रूस है, तो रूस तो नहीं होगा इसका आंसर। कौन है? प्रासा है, तो प्रासा यानी जर्मनी, तो ये भी शामिल था। रूस भी शामिल था। और कौन? ब्रिटेन भी शामिल था ट्रिक में। फ्रांस, तो हाँ फ्रांस भी शामिल था। कैसे? फ्रांस एक तरफ था इस वियना कांग्रेस में 1815 में, फ्रांस एक तरफ और ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांसा, ब्रिटेन एक तरफ होता है। तो इसके चारों ऑप्शन सही है। अगर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन रहता, जैसे कि मान लीजिए कोई एक और ऑप्शन दे दिया जाता, जैसे मान लीजिए कि कनाडा, तो कनाडा नहीं शामिल था। लेकिन वियना कांग्रेस में कौन कौन शामिल था? ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांसा, ब्रिटेन। आ रूपवा ट्रिक याद रखेंगे तो इसमें सभी शामिल है। फ्रांस भी शामिल था, तो अकेला देश एक तरफ फ्रांस था। नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के लिए वियना कांग्रेस किया गया था और नेपोलियन को हरा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन में जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो पहला ऑप्शन है ट्रांसपेडन संघ, सिसलेपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से किसी की नहीं। तो इसमें है राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ के स्थापना हुआ था। तो यहां से एक प्रश्न और लिख लेगा कि जर्मन राइन संघ में जन्म किसका होता है? तो जर्मन राइन संघ में जन्म होता है आपका कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का होता है। और कार्ल मार्क्स का जन्म होता है कहाँ? जर्मन राइन संघ में। थोड़ा सा देख लीजिएगा लोग, जर्मन राइन संघ में किसका जन्म होता है? कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स का जन्म होता है जर्मन राइन संघ में। तो यहाँ से और प्रश्न निकल जाएगा कि जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म होता कब है? तो इसका होता है 1818 ईस्वी में जन्म होता है। तो तीन प्रश्न, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ। राइन संघ में जर्मन में राइन संघ में जन्म किसका हुआ? कार्ल मार्क्स का। कब जन्म हुआ था? 1818 में। अगला प्रश्न देखते हैं, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नौ गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। तो याद सीधा कर लीजिए कि नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था?
इटली में। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि नया आदमी जो होता है खूब इडली डोसा खाता है। तो 9 गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। तो नया आदमी इडली डोसा खाएगा तो इटली में। अब अगला देखिए, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन है बिस्मार्क, काउर, मेजनी, गैरीबाल्डी। तो लाल कुर्ती का स्थापना किया था गैरीबाल्डी ने। कौन किया था? गैरीबाल्डी ने। अब लाल कुर्ती का स्थापना तो गैरीबाल्डी ने कर दिया, लेकिन पूछेगा कि भारत में लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार का। कौन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार का भारत में लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना करते हैं 1930-31 में। लेकिन यहाँ प्रश्न है 10वां के हिसाब से, तो 10th के हिसाब से देखिएगा कि लाल कुर्ती का स्थापना होता है गैरीबाल्डी के द्वारा। और गैरीबाल्डी क्या होता है? नाविक होता है। पेशे से पूछेगा कि गैरीबाल्डी कौन होता है? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक होता है जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का किस घटना के बाद? तो पुनर्जागरण, धर्म सुधार, गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति कब होता है? 1889 में। 1889 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है। और यही जो है मेनली राष्ट्रवाद का कारण बनता है या नेशनलिज्म का कारण बनता है। और इसी के बाद भारत में भी राष्ट्रवाद आता है, इटली में भी राष्ट्रवाद, जर्मनी में भी राष्ट्रवाद, यहाँ तक कि भारत के एकीकरण में भी राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? यहाँ पर देख लेंगे तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय। कौन था? नेपोलियन तृतीय। अब नेपोलियन तृतीय था कहाँ? जर्मनी और इटली के एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण कब? 1871। जर्मनी और इटली के एकीकरण कब? 1871। और इटली का एकीकरण कब? 1871। और दोनों के समय नेपोलियन तृतीय। अगला प्रश्न, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो अभी कुछ देर पहले बताए थे, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 में ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ और इसी साल जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला देखिए, रॉक्ट और लॉ की नीति किसने अपनाई? तो रॉक्ट और लॉ की नीति में ऑप्शन है बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीबाल्डी ने। तो इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क ने, क्योंकि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। और बिस्मार्क ने यह नीति क्यों अपनाया था? तो जर्मनी को इकट्ठा करने के लिए, यानी जर्मनी का एकीकरण के लिए रॉक्ट और लॉ की नीति अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ सेडान के युद्ध से। और सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। कब हुआ था? 1870 में। इस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ 1871 में। हर बार वही सब प्रश्न को हम अलग अलग तरीकों से बता रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम में अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आंसर हल हो सके। और आप मेहनत करिएगा तो जरूर हल होगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज, संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर है संवैधानिक राजतंत्र। इसका सही आंसर क्या है? संवैधानिक राजतंत्र। यानी 1830 की क्रांति अब क्या क्या पूछ सकता है? 1830 की क्रांति तो 1830 में हुआ। इस घड़ी का जो राजा था उसका कोड है सीपी, यानी सी से चार्ल्स दसम। कौन था? चार्ल्स दसम। सी से क्या होगा? चार्ल्स दसम राजा था। कहां का राजा था? फ्रांस का
राजा था। कब? 1830 की क्रांति के समय। पी से क्या हो जाएगा? पी से था पोलिगनेक। पोलिगनेक जो प्रधानमंत्री था चार्ल्स दशम का। चार्ल्स दशम का प्रधानमंत्री था। तो चार्ल्स दशम का प्रधानमंत्री था। तो ये कब? 1830 में पोलिगनेक। और इसी के समय जब क्रांति होता है तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है और ये दोनों इंग्लैंड भाग कर चला जाता है। कहां भाग के चला जाता है? इंग्लैंड भाग के चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना अभी बताए थे 1810 ईस्वी में हुई थी। और कौन किया था? मेजनी ने किया था। अगला देखिए, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। तो ये था ऑस्ट्रिया का चांसलर। और ऑस्ट्रिया का सबसे कट्टर और निरंकुश शासक था कौन? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो इटली के एकीकरण के विरुद्ध था, फ्रांस के एकीकरण के विरुद्ध था, जर्मनी के एकीकरण, मतलब सभी के एकीकरण के आजादी के खिलाफ था मेटरनिक। और मेटरनिक का काल कब से कब तक चला? तो 1815 से लेके 1848 तक के काल को कहते हैं मेटरनिक के काल। 1815 से लेके 1848 के काल को क्या कहते हैं? मेटरनिक के काल। अगला देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को, क्योंकि तुर्की एक लड़ाका कंट्री था, जनजातीय देश था। 1789 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो ये फ्रांस की क्रांति होता है 1789 में और उस घड़ी के शासक था लुई 16वां। तो लुई 16वां कौन होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, और इस क्रांति में इसके खिलाफ, लुई 16वां के खिलाफ कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला देखिए, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? फ्रांस के महिलाओं को मताधिकार कब, यानी वोटिंग देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये फ्रांस के महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार प्राप्त हुआ 1945 में। कहीं कहीं 1944 देता है, लेकिन याद रखेंगे कि फ्रांस के महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ 1945 में। फ्रांस की क्रांति हो जाती है 1789 में, लेकिन देखिए महिलाओं को वहां वोट देने का अधिकार मिला 1945 में। अब देखिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है टीपू सुल्तान। और ये जैकोबिन क्लब का स्थापना होता है 1797 में। कब? 1797 में। और टीपू सुल्तान मर जाता है कब? इसके मृत्यु होता है 1799 में। प्रश्न पूछे कि जैकोबिन क्लब की स्थापना भारत में कौन? टीपू सुल्तान। यूरोप में कौन? फ्रांस में कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट से प्रभावित कौन हुआ था? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ने जैकोबिन की स्थापना कब की? तो 1797 में। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु हुआ था आपका 1799 में। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। इसलिए यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है क्योंकि यूनान सभी देश को बहुत कुछ दिया है, जैसे दार्शनिक विचार, जैसे इसके अलावा कला सबसे पहले इस देश में विकसित हुआ। दार्शनिक, अच्छे अच्छे दार्शनिक इस देश में पैदा लिए। ज्ञान, विज्ञान सब इस देश में फला फूला, इसलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, काबुर कौन था? तो काउंट काबुर कौन था? सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री था। और ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये प्रधानमंत्री आपका कौन था? ये प्रधानमंत्री आपका विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था। किसका? विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था। और सार्डिनिया पीडमोंट का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। और उसका प्रधानमंत्री काबुर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। वही प्रश्न, और गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था जिसने इटली के एकीकरण में योगदान दिया। और इटली के एकीकरण में योगदान दिया तो गैरीबाल्डी से एक प्रश्न पूछे कि तलवार के नोक पर किसने इटली का एकीकरण किया? तो तलवार के नोक पर इटली का एकीकरण की बात करता था कौन? गैरीबाल्डी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध हुआ तो कौन सा? तो वही प्रासा जर्मनी वाला, और जर्मनी के बाद आ गया तो वही सेडान का युद्ध, और सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में, जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुआ था तुर्की का। किसका? तुर्की। तुर्की कैसा देश? लड़ाका देश, डाकू वाला देश, ये तुर्की डाकुओं वाला देश। और यूनान सभ्य देश। तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार? तो तुर्की का हार हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में वही प्रश्न, तुर्की की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? मतलब कि ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का उपहास किया था, मजाक उड़ाया था। वो कौन सा शासक है कि जो बोला था कि लकड़ी काटना अधिक पसंद है अंग्रेजों के शासन जैसे करने से अच्छा? तो ये कहा था चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम कहाँ का राजा था? तो चार्ल्स दसम फ्रांस का राजा था, और फ्रांस का राजा था, और 1830 की क्रांति इसी के समय में हुई। 1830 की क्रांति इसी के समय में हुई। और चार्ल्स दसम का पीएम कौन था? तो पीएम था पोलिगनेक। कौन था? पोलिगनेक, पीएम था पोलिगनेक। अगला प्रश्न देखिए, यंग इटली की स्थापना कौन किसने किया? तो यंग इटली की स्थापना किए थे मेजनी ने। किसने किया था? यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। और मेजनी यंग इटली की स्थापना करता है 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा। यही प्रश्न पूछ दे कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी ने किया था। तो यंग इटली, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। लेकिन यंग इटली की स्थापना तो 1831 में, लेकिन यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में होता है। दो प्रश्न, यंग इटली की स्थापना 1831 में मेजनी, यंग यूरोप की स्थापना 1834 में मेजनी। किसके लिए? इटली के करने के लिए। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो वियना संघ में, वियना कांग्रेस में कब हुआ था? 1815 में। और ये रूस ने पवित्र संघ की योजना पेश की थी। और वियना कांग्रेस में कौन कौन शामिल था? रूपवा, रूस, प्रासा, रूस, प्रासा, रूस, प्रासा, रूस, प्रासा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ये मेन रूप से ऑस्ट्रिया, ये चारों एक तरफ, एक था फ्रांस, ये शामिल था। और रूस जो है ये पवित्र संघ की उसमें योजना प्रस्तुत करता है। अगला देखिए, 1789 ईस्वी की क्रांति के समय वहां का कौन सा राजवंश था? कौन सा डायनेस्टी था? जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो बुर्बो डायनेस्टी थी। और ये बुर्बो वंश जो था ये बहुत निरंकुश राजतंत्र था, या फिर निरंकुश वंश था। कहाँ का? फ्रांस का। इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाया। मरियाना किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो मरियाना फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है मरियाना। देखिए, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मंगयार थी। क्या थी? हंगरी की भाषा मंगयार थी। तो देखिए अगला प्रश्न, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जलवेराइन की स्थापना, तो जलवेराइन की स्थापना सबसे पहले हुआ कब था? 1834 ईस्वी में हुआ था। और ये प्रासा के द्वारा किया गया था। और ये क्या था? तो ये प्रासा सीमा शुल्क था। क्या था? सीमा शुल्क था। पूछेगा कि जलवेराइन क्या था? तो जलवेराइन सीमा शुल्क था, जर्मनी या प्रासा में 1834 में लगाया गया था। अब देखिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला? तो रूस ने कुचल दिया। अब देखिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क निम्न में से कवि, नाटककार, संगीतकार, कूटनीति। तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए कूटनीति को अपनाया था 1871 में।
तो वही सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध फिर पूछ दिया, तो ये सेडान का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? फ्रांसा और फ्रांस के बीच। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था, जिसके फलस्वरूप 1871 में किसका? 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और ये फ्रांस और फ्रांसा के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ था 1829 में हुआ था। और एड्रियानोपुल की संधि में कौन कौन था? एक तो था तुर्की था और एक जो था रूस था। तो एड्रियानोपुल की संधि में एक था तुर्की और दूसरा कौन था? रूस था। और इसके बीच एड्रियानो में न आ रहा है तो 1829 याद रखेंगे। अगला, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र किया गया। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया 1832 में। और यूनान को आजाद करने के लिए 1821 से लेके 30 तक 1830 तक युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद 1832 ईस्वी में यूनान आजाद हो गया। और यूनान किससे आजाद हुआ? तो तुर्की से आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? तुर्की से स्वतंत्र हुआ था। लास्ट प्रश्न देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला देखिए, जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राय राज्य का निर्माण किया था कौन? यही नेपोलियन बोनापार्ट। और इस जर्मन राय राज्य में जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का 1818 में। तो इस तरह आपका प्रश्न खत्म हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और आने वाले 10th के एग्जाम में ये सेशन आपको एक सफलता के राहों तक ले जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।